सिर्फ 52 है। सफ़ा नंबर सिर्फ 52 है। ये 52 नहीं 58 होगा, 58 खोलने पर। ये किताब है ना मशरिकी फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी, नूरुल हसन नकवी की है। इसमें हमें आ जाना है मशरिकी तनकीद। तो मगरिबी तनकीद को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मशरिकी तनकीद को भी पढ़ लेते हैं कि मशरिकी तनकीद क्या है, क्या कुछ है। अब तो तफसील से पढ़ना होगा, लेकिन इसमें देख लेते हैं कुछ। जी आ जाइए और बढ़ाइए थोड़ा सा। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का एक कौल है, वो स्क्रीन शेयर कर रही हैं, मैं लगा लिया हूँ ये। हाँ अब्दुल, अब क्या हुआ? और बढ़ाइए। नहीं हुआ ना, और आप बढ़ाएंगे ना? अच्छा गुलनाज किए हैं, अच्छी बात है, तो उनको बताइए और आगे बढ़ाने के लिए। गुलनाज कीजिए और आगे कीजिए, और आगे बढ़ाइए। तो कल हो गया ना जमालियाती तनकीद, और आगे बढ़ाइए। मार्कसी भी कल हो गया था। 58 नंबर सफ़र पर आ जाइए, 58 नंबर सफ़र पर आ जाइए। नफ्सियाती भी हो गया था। मशरिकी तनकीद, और आगे चलिए, छोड़िए इसको, उसलूबियाती छोड़िए, इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसको अब एक सफ़ा का में पढ़ लेंगे आप। मशरिकी तनकीद, हाँ यही है। अब देखिए मशरिकी तनकीद के ताल्लुक से सबसे पहले डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का कौल है। क्या है कार्य कि अरबी और फ़ारसी उसूल नक़द पर एक सरसरी नज़र डालने से उर्दू अदब के मुतालिक हमारी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो जाने का इम्कान है कि हमारी अव्वलीन तनकीद के सोते यहीं से फूटते हैं। अब इसको मैं बनाता हूँ, देखिए सवाल कैसे बन सकता है। किस तनकीद से उर्दू तनकीद के सोते फूटते हैं, बताइए। मशरिकी तनकीद से। किससे होते हैं? मशरिकी हमारे हमारे अव्वलीन तनकीद के सोते यहीं से फूटते हैं, मतलब मशरिकी तनकीद से। और मशरिकी तनकीद से क्या मुराद है? अरबी और फ़ारसी के उसूल नक़द। अरबी और फ़ारसी की जो तनकीद है, तनकीद निगारी है, यहीं से उर्दू की तनकीद के सोते फूटते हैं। अब आ जाइए नीचे कीजिए, जहाँ से लिखा हुआ है ना अरबों में कदीम ज़माने कदीम, यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, सीधे यहाँ से पढ़ता है। थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। कह रहे हैं कि यूरोपीय अफकार से हमारे अदब की जिस सिन्फ ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वह तनकीद है, और जदीद उर्दू तनकीद जिन मेयारों से अदब को परखती है उनमें से ज़्यादातर यूरोप ही की देन है। लेकिन हाल ही से पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त हमारे यहाँ बाकायदा तनकीद का वजूद न था। तो पता क्या चला, किस अदीब के ज़माने से उर्दू में बाकायदा तौर पर तनकीद का आगाज़ हुआ? हाल ही, चूँकि इन्होंने कहा कि बीच में कि हाल ही से पहले बाकायदा तनकीद का आगाज़ नहीं हुआ था। करेंगे फिर भी कदीम शुअरा की नज़मों और शेरों, तज़किरों और तकरीज़ों में तनकीद के मुंतशिर नमूने मिल जाते थे। अब ये सवाल बन जाएगा कि मुक़द्दमा शेर व शायरी से पहले तनकीद निगारी कहाँ पाया जाता था? महफ़िलों मुशायरों में, तकरीज़ और तज़किरों में, या अशार में, किस में, या गुफ्तगू में, दास्तान में, गज़ल में? तो क्या हो जाएगा? नज़मों और शेरों में, तज़किरों और तकरीज़ों में मिलते थे। उर्दू तनकीद के इन इब्तदाई नमूनों पर अरबी फ़ारसी तनकीद का साफ असर नज़र आता है, या असर साफ नज़र आता है। इसलिए उर्दू तनकीद का जायज़ा लेने से पहले अरबी और फ़ारसी तनकीद की खुसूसियात पर नज़र डालनी चाहिए। ये दोनों बाकी है, तो हम लोग पढ़ लेंगे इसको। अब आ जाइए, कह रहे हैं कि अरबों में ज़माने कदीम से अदबी तनकीद को बहुत अहमियत हासिल है। उसका एक सबूत ये है कि ताइफ के नज़दीक उकाज़ में हर साल एक मेला लगता था। उकाज़ बाज़ार का नाम है, जहाँ माहिरीन फ़न अपने फ़न का मुज़ाहरा करके दाद पाते। यहाँ शायरी को भी तनकीद की कसौटी पर परखा जाता। चलिए मैं फिर से पूछता हूँ, कल मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले शायरी को परखने के लिए तनकीद की कसौटी को किसने दिया था? ये आला किसने दिया कसौटी पर परखने का, बताइए।
कल पढ़ाया था अर्नल्ड ने। चाहिए। दूर दराज से आए हुए शोरा या शायर अपने अपने कसीदे सुनाते और जो कसीदा सबसे ज़्यादा दाद का मुस्तहिक होता उसे सुनहरी हरफों में लिख कर खाने काबा की दीवार पर आवेजा कर दिया जाता था। सवाल कैसे बन सकते हैं? ये कहा जाएगा कि अरबों में जो शेर सबसे अच्छा हुआ करता था उसके साथ क्या करते थे? उस पर तबसरा करते थे, उस पर तनकीद करते थे, उसको खाने काबा की दीवार पर आवेजा कर देते थे, या उसको लोग पढ़ते थे। तो क्या जवाब हो जाएगा? उसको खाने काबा की दीवार पर लटका देते थे, आवेजा कर देते थे। ठीक है। अरबी अदब के इन कदीम नमूनों से अरबी मेयार अदब का सुराग मिल जाता है। उस ज़माने की अरबी तनकीद खासी मुतवाजिन थी। ये ना तो मौजू की नज़रअंदाज करती थी न उसलूब को। यानी ज़रूरी था कि शेर में जो बात कही जाए वह अहम हो और कहने का अंदाज दिलनशी हो। यानी उस ज़माने में दो बात पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। एक, जो बात कही जा रही हो वो अहम हो, और दूसरा कहने का तरीक़ा अहम हो। ये आज भी है। एक शेर भी है, बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने को सलीका चाहिए। तो दो चीज़ है, अगर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं, तो लोग सुनेंगे, उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाइए। आम कायदा है कि जब शायरी इब्तदाई मंजिल में होती है तो शायर के पास कहने को बहुत कुछ होता है। यानी उसके गिर्द बिखरी हुई सादा सी जिंदगी, सादा सी या सादी सी साद। अब इस तरह के कुछ ऐसे हम आप लोग को लिखवा देते हैं, लफ्ज़ लिख लीजिए। बात करना है, नहीं बात करना है नहीं, एक लफ्ज़ और है, देखिए मैं भूल गया अभी, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ होनी चाहिए सादी सी जिंदगी, लेकिन सादा सी जिंदगी लिखा हुआ है। इसको देखेंगे कायदे के अतबार से क्या है इसमें। मुतालिक बेशुमार मौजूआत थी, मौजूआत, लेकिन इन्हीं शेरों में ढालते ढालते एक दिन ऐसा आ जाता है कि कहने को कोई नई बात नहीं रह जाती। तब पहले कई कही गई बातों को अंदाज बदल बदल कर दोहराना पड़ता है। यूँ बयान की सादगी ख़त्म हो जाती है। बयान की सादगी ख़त्म होने का एक सबब यह भी है कि ज़िंदगी जितनी आगे बढ़ती है इतनी ही पेचीदा होती जाती है, और पेचीदा ज़िंदगी के मसाइल का बयान भी लाजिमन पेचीदा होता है। अरब के तपते हुए सहारा में हरे भरे खित्ते भी थे, मगर कम और दूर दूर। इन नखलिस्तानों में अरबों के कबीले आबाद थे। ये आप अपनी दुनिया थे। उनकी ज़िंदगी अपने कबीले तक महदूद थी। दूसरे कबीले से ताल्लुक़ होता भी तो दोस्ताना कम और मुआनदाना ज़्यादा। मुआनदाना मतलब दुश्मनी, दोस्ताना कम, मुआनदाना ज़्यादा, दुश्मनी वाली बात होती थी। शायर को यहाँ सर आंखों पर बैठाया जाता था और उसके कसीदे कबीले के लिए बाइस इफ्तिखार होते थे। यानी पता क्या चला कि अरबों में जो नज़्म की सिनफों में जो राइज थी वो क्या है? कसीदा। बताइए क्या राइज थी, या क्या राइज था बताइए? कसीदा। क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में नज़्म भी हो, गज़ल भी हो, मसनवी भी हो, तो हमें याद रखना है कसीदा राइज था। ये अपने कसीदों में अपने कबीले की बरतरी का जिक्र करता था। यानी अपन क्या करते थे वो लोग? अपने कबीले की बरतरी, अपने बुज़ुर्गों की फजीलत, दोस्तों की शजाअत, सखावत, मेहमान नवाजी, दाद देता, दुश्मनों की हज्व करता। ये देख लीजिए। अरब क्या करते थे? कसीदा कहते थे, कसीदा पढ़ते थे, लिखते थे, जिसमें अपनी बरतरी और फजीलत का बयान करते और अपने दुश्मनों की हज्व करते। ठीक है। इनकी बेमरूवती बुजदिली को बयान करते, कीना तोजी और खिस्त को तंजो तमस्कुर का निशाना बनाते, यानी कीना परवरी का निशाना साधते, उन पर तमस्कुर, उनका मजाक उड़ाते। तो ये सब याद रख लेना, हो सकता है दावत दलील में सवाल बन जाए। इन सादा दिलों की शरीयत में मोहब्बत कुछ ऐब न थी और उसका बरमला बयान खिलाफ तहजीब न था। लिहाजा मोहब्बत की दास्तानें भी कमोकास बयान कर दी जाती थी। यह थे उन लोगों की शायरी के मौजूआत, और खाना बदोशों की ज़िंदगी में इसके सिवा भी क्या हो सकता था? जब तक इन मौजूआत पर खूब तब आजमाई न हो लेती, यही बहुत थे। कुछ ताज्जुब की बात न थी कि अगर सादा ज़िंदगी गुजारने वाले अरब इतने बहुत सारे मौजूआत पर सादे सीधे सादे अंदाज में शेर कहकर मुतमईन हो जाते और मौजू से गुजर के उसलूब की तरफ उनका ध्यान ही न जाता। लेकिन अरब जो दूसरों को गोंगा कहते आते थे,
ज़ुबान व बयान की तरफ से गाफिल कैसे हो सकते। चुनांच अरबों की शायरी की इब्तदाई अहद में भी मौजू व उसलूब के दरमियान तवाज़ुन मौजूद था। अब यहाँ दो तीन सवाल बनेगा, आपको लगेगा इसमें सवाल नहीं बन सकता है। नंबर एक, सबसे पहले बताइए अरबों में क्या राज था, नस्र या नज्म? जल्दी बताइए। नज्म। नज्म की कौन सी सिंफ राज थी? कसीदा। उनका मौजू क्या होता था? बोलिए। हाँ, अपनी बहादुरी, अपने दोस्तों की बहादुरी का बयान, शुजाअत का बयान, और अपने दुश्मनों का हजू करना और उनकी कीना परवरी करना। ये बात हो गई। ये बताइए कि उनके जो बेहतर कसायद होते थे उनके साथ उनका मामला क्या होता था? जी, आवेदा से लिखा, आवेजा आवेदन जो है ना, ये अरबी अरबी नहीं बल्कि ये फारसी से है। लटकाने का मतलब होते हैं। उसको लिख कर वो लोग खाने काबा पर लटका देते थे। ये आपको ये चीज़ें याद हो गई। अब आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि कदीम अरबी शायरी की खसूसियात थी। कदीम अरबी शायरी की खसूसियात थी, क्या थी? सदाकत, सादगी व सबक आमूज़ी, और साथ ही साथ ज़ुबान बयान की दिलकशी। ये तीन चीज़ आप याद कर लीजिए। सदाकत यानी सच बोलना, सादगी भी होती थी, वह सबक आमूज़ी यानी उसमें कुछ ना कुछ बातें होती थी, और साथ ही साथ ज़ुबान बयान की दिलकशी। क्यों? इसलिए कि अरब ऐसी जमात थी, ऐसी कौम जो खुद के अलावा, ये अपने अलावा सबको गूंगा कहती थी। कदीम शुअराए अरब इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि मौजू व उसलूब की हम आहंगी और बात कहने का दिलनशी अंदाज उसी वक्त मुमकिन है जब शेर की तकमील पर गैर मामूली तवज्जो सर्फ की जाए, देर तक इस पर गौर हो और बार बार उसकी नोको पलक संवारी जाए। ज़ुहैर एक एक कसीदे पर साल भर मेहनत करता था और इसीलिए अपने कसीदे को साल भर की कमाई का नाम देता था। हो सकता है सवाल आ जाए, जो 10 15 20 सवाल इधर उधर से आते हैं, ही सवाल आ जाए। अरब का वह कौन सा शायर है जो अपने कसीदे का नाम कहता था साल भर की कमाई? बताइए। ज़ुहैर, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, पूरा नाम क्या है? ज़ुहैर बिन अबी सुलमा। ज़ुहैर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे। स्वायद बिन कोरा, देखिए ये कहता है, क्या कहता है, देखिए। मैं शेरों को इस तरह ताक लगाता हूँ जैसे वहशी जानवरों की, हत्ता कि आखिर शब में सो जाता हूँ। जब मुझे उसकी अदम पुख्तगी का शुबहा होता है तो मैं उन्हें हलक तक नहीं आने देता कि कहीं बाहर ना निकल पड़े। देखिए शेर को ये लोग कैसे संवारते थे। स्वायद बिन कुरा एक अरबी शायर है, अरबी नक्काद है। वो कहता है कि जैसे एक सयाद और एक शिकारी जानवरों के शिकार में जिस तरह चुस्त और चाबुक दस्ती के साथ तैनात रहता है और उसकी शिकार में लगन के साथ खड़ा रहता है, उस तरह मैं रात में जब सोता हूँ तो शेरों को देखता हूँ कि उसके रदीफ और काफ़ी कैसे हैं, उसका मतलब और मानी कैसे हैं, उसकी अदायगी कैसी है, पुख्तगी है या नहीं। उसके बाद वो शेर कहते थे। अगला कॉल देखिए। अदी बिन रुका कहता है मैं कसीदों की अबियात बैत की जमाए पर गौर करता रहता हूँ, हत्ता कि उनकी कमी और नाहमवारी दूर कर देता हूँ, जैसे कोई नेज़े वाला नेज़े की गांठों को दुरुस्त कर देता है, यहाँ तक उसका टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है। ये बात किसने कही है? बोलिए। अदी बिन रुका ने कही थी। ये बात यहाँ है। अब आगे आ जाइए। अच्छा, आप में से किसी के पास, हाँ यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। अम्म, रुक जाइए। देखिए वहाँ अब्बासी दौर लिखा होगा, सफ़ा नंबर 60 पर। उसके बाद फिर सहाबा की बातें आई जो हमारे निसाब में नहीं है, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं थोड़ा सा। करें अब्बासी दौर तक पहुँचते पहुँचते अरबों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ चुका था। बस बस यही सफ़ा है। उनकी ज़िंदगी की एक अहम खसूसियत सादगी बाकी न रही, यानी अब्बासी दौर तक वो लोग पहुँचे तो सादगी बाकी नहीं रही, क्योंकि वह सहारा में रहते थे। अब सहारा से निकल कर कर्या की तरफ आ गए। अमीरों और दरबारों का ज़माना था, बादशाहत आ गई थी। खुशामद, मसलहत और तसन्नु अब अरबों की ज़िंदगी में भी दाखिल होने लगे थे। शायरी का रंग भी बदल चुका था।
مصلحت اور تصنع اب عربوں کی زندگی میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ شاعری کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ یہ تبدیلی ناگزیر تھی، یعنی ضروری تھی، کیونکہ پرانے موضوعات کب تک ساتھ دیتے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انداز بیاں کا سہارا لے کر ایک مضمون کو سورنگ سے باندھا جائے۔ اچھا بتائیے، یہ مصرع کس کا ہے؟ ایک مضمون کو سورنگ سے باندھوں، میرن کس کا؟ غالب کا ہے، میر انیس کا ہے؟ اس کو دیکھیے گا ذرا، ایک مضمون کو سورنگ سے باندھوں، یہ تو مجھے لگتا ہے میر انیس کا ہے، بتائیے گا دیکھ کے ذرا۔ دوسرے عربوں کی بدلی ہوئی زندگی بھی بدلے ہوئے طرز کلام کی متقاضی تھی، چنانچہ حقیقی واقعات اور فطری جذبات کی تخیل کی جگہ تخیل کار فرمائی نے لے لی۔ یعنی عربی شعرا معنی آفرینی اور بات میں بات پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے سادگی تھی، یعنی جیسے دیکھتے تھے چیزوں کو بیان کر دیتے تھے، اس میں گھس کر نہیں جاتے تھے اندر، بات کو بتنگڑ نہیں بناتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بات سے بات نکالنے لگے۔ شاعری میں صنعت گری اور لفظی کاریگری عام ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب معانی کی اہمیت کم اور اسلوب کی اہمیت زیادہ ہو گیا۔ اب یہی ہم کو بتا دیجئے، شاعری میں صنعت گری کس عربی نقاد نے یہ بات کہی ہے؟ بتائیے۔ محمد بن سلام الجمحی نے کہی ہے نا، شاعری کو صنعت گری قرار دیا ہے، یاد آیا؟ محمد بن سلام الجمحی نے کیا کہا؟ شاعری کو صنعت گری۔ اب تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں کہ درباروں میں علوم و فنون کی قدر تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونانی علوم بھی ترجموں کے ذریعے عربوں تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیے، ایک سوال ہو سکتا ہے، یہ بن جائے گا کہ یونانی جو علوم تھے، جو ہم لوگ ارسطو وغیرہ کو پڑھے تھے، ارسطو افلاطون، یہ علوم عربوں تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ ان کی زبان الگ تھی، تو ترجموں کے ذریعے۔ ان کتابوں میں ارسطو کی بوتیقہ بھی تھی۔ یونان اور عرب کے شعر و ادب میں بہت فرق تھا۔ بوتیقہ میں جن اصناف ادب پر تنقید کی گئی، عرب اس شعر یونان اور عرب کے شعر و ادب میں بہت فرق تھا۔ بوتیقہ میں اصناف ادب پر تنقید گئی، عرب ان سے ناواقف تھے، یعنی جو بات بوتیقہ میں کہی گئی تھی، عرب ان سے ناواقف تھے۔ میرا نیز کا دیکھیے، شکریہ۔ آگے آ جائیے۔ لہذا اس تصنیف کا کوئی زبردست اثر تو نہیں پڑا، لیکن تنقید کا ذوق بہرحال پیدا ہوا۔ اب یہ سوال بن سکتا ہے یہاں سے، دھیان سے سنیے، کہ عربوں میں تنقید کا ذوق کس کتاب سے پڑا؟ بتائیے۔ بوتیقہ سے۔ کسی کتاب؟ ٹھیک ہے، بوتیقہ کسی کتاب ہے؟ ارسطو کی کتاب ہے۔ اب یہ بتائیے ہم کو کہ اس میں کتنے ابواب ہیں؟ 23 ابواب ہیں، بہت اچھا۔ 23 یا 22 ہے؟ 22 ہے نا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جن نقادوں نے عربی تنقید کے اصول وضع کیے اور عربی ادب کو تنقید کے کسوٹی پر پرکھا، ان میں قابل ذکر نام کیا کیا ہے؟ دیکھ لیجیے آپ۔ محمد بن سلام الجمحی، ابن قتیبہ، عبداللہ ابن معتز، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون، جاہز، ابو ہلال عسکری، عبد القادر جرجانی۔ اب دیکھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں سب کو۔ آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ چلیے بولیے، پڑھیے زور سے، ریکارڈ ہو رہا ہے، زور سے پڑھیے گا تو ریکارڈ ہو جائے گا، پڑھیے۔ طبقات الشعراء کا مصنف محمد بن سلام الجمحی، یہاں بھی غلط لکھ کے رکھا ہے۔ ہاں، العجمی نہیں، الجمحی ہونا چاہیے۔ اردو میں ہر جگہ غلط ہے، یا عربی میں صحیح ہے یہ۔ طبقات الشعراء کا مصنف محمد بن سلام الجمحی عربی کا پہلا نقاد ہے۔ وہ شاعری کو صنعت گری قرار دیتا ہے۔ ابن قتیبہ شعر گوئی کے لیے شعور کاوش اور تراش خراش کو ضروری بناتا ہے۔ وہ ان شاعروں کو سراہتا ہے جو اپنے شعروں پر مسلسل غور کرتے اور ان کی نوک پلک درست کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ابن قتیبہ کی تنقید میں توازن پایا جاتا ہے۔ فن کو اہمیت دینے کے باوجود وہ معنی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عمدہ شعر وہ ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تیسرے نمبر پر وہ شعر آتے ہیں جن میں لفظ اچھے اور معنی
مصرف ہوں یا معنی عمدہ اور لفظ ناقص ہوں۔ سب سے پست درجے کا شعر وہ ہے جس میں نہ لفظ اچھے ہوں نہ معنی۔ جی رک جائیے۔ قدامہ ابن جعفر تو جو اہم چیز ہے ان کے تعلق سے جو سوال بن سکتا ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ نمبر 1، کس عربی شاعر نے شاعری کو سند گری قرار دیا؟ بتائیے جلدی سے۔ محمد بن سلام الجمحی۔ الجمحی نے۔ اچھا، پھر کیا کہا؟ ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ ابن قتیبہ۔ ابن قتیبہ کی تنقید میں توازن پایا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ اچھے شعر کے لیے یا برے شعر کے لیے کتنی چیز ضرور قرار دی ہے؟ 4۔ اچھا، ابن قتیبہ ہی نے کہا ہے کہ شعوری کاوش اور تراش و خراش ضروری ہے، یعنی شعور آپ کے اندر ہونا چاہیے تب جا کے شعر اچھا ہوگا، اور اس کو سنوارنا سنبھالنا ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ لکھ دیے تو وہ حرف آخر ہے، بلکہ بار بار اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کو تراشنا خراشنا یہ ضروری ہے۔ ابن قتیبہ کہنا ہے۔ ابن قتیبہ نے 4 کہا۔ کیا کیا کہا؟ چونکہ اور لوگوں نے بھی 4 کہا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ کہا لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ ہوں، لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ ہوں اور دونوں برا ہوں۔ 2 ہو گیا نا، یا تو دونوں اعلیٰ ہوں گے یا دونوں برا ہوں گے، 2 ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر وہ شعر آتے ہیں جن میں لفظ اچھے اور معنی بے مصرف، یا معنی عمدہ اور لفظ ناقص، 2 ہو گیا، 2 4۔ یا پہلا والا کو 1 مانیں گے تو پھر چوتھے نمبر پہ یہ لائیں گے کہ دونوں پست ہوں، لفظ اور معنی دونوں اچھا ہو 1، 2 نمبر پر لفظ اچھا ہو معنی برا ہو 2، تیسرے نمبر ہو جائے گا معنی اچھا ہو لفظ برا ہو 3، اور چوتھے پر ہو جائے گا نہ لفظ اچھے ہو نہ معنی اچھے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آجیے قدامہ ابن جعفر کی طرف، پڑھیے زور سے۔ قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا۔ اس نے اپنی تصنیف نقد الشعر میں لکھا ہے، طرز بیان شعر کا اصلی جزو ہے، مضمون و تخیل کا بجائے خود فاحش ہونا شعر کی خوبی کو زائل نہیں کرتا، شاعر ایک بڑھئی ہے، لکڑی کی اچھائی برائی اس کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پڑھیے تھوڑا سا اور۔ قدامہ نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا۔ اس نے کہا بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو، مراد یہ کہ مبالغے کے بغیر اعلیٰ درجے کی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیے ان کی رائے کیا ہے، الگ الگ ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ شعر میں حسن کاری ضروری ہو۔ حسن کیسے آئے گا؟ جب بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے۔ اور کہا اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا، یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ اشعار کے ذریعے اخلاق کو بلند کیا جائے تو اس نے رد کر دیا کہ نہیں، مطلب یہ ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ شاعری سے صرف حظ حاصل کیا جائے، مسرت حاصل کیا جائے، انبساط حاصل کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی کتاب کا نام کیا ہے؟ نقد الشعر ہے۔ اب اس کا قول ہے، کیا قول ہے؟ طرز بیان شعر کا اصلی جز ہے، یعنی اسلوب، مضمون و تخیل کا بجائے خود فاحش ہونا شعر کی خوبی کو زائل نہیں کرتا۔ یعنی مضمون کیا ہے، معنی کیا ہے، اس میں برائی ہے اچھائی ہے، ان کے نزدیک اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اسلوب، طرز ادا۔ پھر کیا کہا کہ شاعر کیا ہے؟ ایک بڑھئی ہے۔ شاعر کو کیا کہا کہ شاعر ایک بڑھئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ لکڑی کیا ہے نہیں ہے، وہ شاعر پر ہے، وہ کیسے اس کو سنوار دے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ شاعر ایک بڑھئی ہے، لکڑی کی اچھائی برائی اس کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا کام ہے کاٹنا، وہ کاٹ دے گا۔ پھر آگے کیا کہا قدامہ ابن جعفر نے کہ جی کیا کہا کہ جھوٹ، کیا لکھا تھا نا، اشعار الشعر اکذبہ، لفظ عربی کا ہے نا کہ سب سے عمدہ شعر وہ کیا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ قدامہ ابن جعفر کا۔ چلیے آگے پڑھیے۔ قدامہ نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا۔ اس نے کہا بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو، مراد یہ کہ مبالغے کے بغیر اعلیٰ درجے کی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ عربی تنقید میں ابن رشید کو نیت حاصل ہے۔ اس نے اپنے تنقیدی افکار العمدہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اس کے زمانے میں یہ خیال کافی پختہ ہو گیا تھا کہ شاعری میں الفاظ کو معنی پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ خیال تو ہر ذہن میں موجود ہے۔ یہ انداز بیان ہی تو ہے جو خیال کو شعر کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ ابن رشید اس سلسلے میں متوازن رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے: لفظ، وزن،
वजन, माना और काफिया। हम्म वजन और काफिये को वो शेर के लिए लाजमी करार देता है। उसके नजदीक अच्छे शायर के लिए जरूरी है कि उसे बुलंद पाया शुअरा का कलाम याद हो, हम्म ताकि ये बात उसके जहन में रहे कि क्या क्या मजामीन हम्म किस अंदाज से पहले कि क्या क्या मजामीन किस किस अंदाज से पहले ही नज्म किए जा चुके हैं। इब्न रशीक ये भी कहता है कि शायर को शेर कहकर मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। जरूरी है कि वो अपने शेर पर बार बार गौर करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करे। अरबी रुक तनकीद में जाइए अगर रुक जाइए। अब किसका नाम है? इब्ने रशीक का। इब्न रशीक इब्न रशीक सबसे अहम किताब है अल उम्दा, ये याद रखना है आपको। इससे पहले भी किसी का कौल था कि शायरी के बेहतर होने के लिए उसने 4 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया। नाम बताइए कौन है वो? अभी पढ़ाया है, बताइए जल्दी से। इब्न कुतैबा कहाँ पढ़ाया? अभी इब्न कुतैबा पढ़ाया था, कुदामा इब्न जाफर। उससे पहले उन्होंने कहा ना कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन? लफ्ज़ और मानी दोनों अच्छे हों, या लफ्ज़ अच्छे हो मानी बुरे हो, मानी अच्छे हो लफ्ज़ बुरे हों, या दोनों बुरे हों। उन्होंने 4 कहा, इन्होंने भी 4 कहा। इन्होंने क्या कहा? लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया, ये चारों का होना ज़रूरी है अच्छे शेर के लिए। और क्या कहा कि जो अच्छा शायर बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी और लाजमी है कि बुलंद पाया शुअरा का कलाम उसे याद हो। बुलंद पाया शुअरा का कलाम उसे याद हो। जाहिर सी बात है कि आप खुद बड़े नहीं बन सकते जब तक कि दूसरे की पैरवी नहीं करें, उनके उसलूब, उनके अदा, उनके तर्ज बयान, वो क्या बयान किए थे, तब जाके उनसे आप अलग पेश करेंगे तो दुनिया आपकी कदर करेगी। इन्होंने कहा। और क्या कहा एक कौल, इससे पहले भी एक कौल आया था, मैं बता रहा हूँ इसलिए तक आपको जहन में आ जाए। किसने कहा था कि शायर के लिए ज़रूरी है कि तराशो खराश, उसके अंदर तराशो खराश की सलाहियत हो। वही बात को बलफ्ज़ दीगर यूँ कहते हैं कि शायर को, हाँ किसने कहा था? मोहम्मद बिन सल्लाम अल जुमाही ने कहा नहीं नहीं नहीं, इब्ने कुतैबा ने। किसने कहा था? और हम लोग इब्ने कुतैबा ही ने कहा था, और इब्ने कुतैबा ही ने 4 चीज़ों को कहा था। हम लोग गलती हुई बताने में फिर से। इब्ने कुतैबा ही ने कहा था कि अच्छे शेर के लिए 4 चीज़ों को ज़रूरी है। इब्ने कुतैबा ही ने दोनों बात कही थी, ठीक है। अभी किसी ने बताया भी था तो हमने नहीं सुना, इब्ने कुतैबा ही ने कहा था, ठीक है। इब्न रशीक भी कहते हैं शायर के लिए ज़रूरी ये नहीं कि किसी महफिल में शेर पढ़ दे, वाह वाही मिल जाए और खूब बड़ाई करे, नहीं, बल्कि बार बार शेर को देखे, समझे क्या उसमें कमी है, क्या बेशी है। अब आ जाइए, अगला नाम क्या है अरबी तनकीद में? अगला नाम अहम है, इब्न खल्दून। कोई दूसरा कोई पढ़िए, हाँ पढ़िए। अरबी तनकीद में अगला नाम अहम नाम है इब्न खल्दून। उसने अपने तारीख उसने अपने तारीफ के मुकदमे में शेर और अदब के मसाइल पर भी गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि अहल अरब हमेशा शायरी के कदरदान है रहे हैं, और अरब मुआशरे में शायर को हमेशा इज्जत व एहतराम की नजर से देखा गया है। उसके बाद के लिए मसले पर बहस करते हुए इब्न खल्दून इस राय का इजहार करता है कि माने अल्फाज के ताबे हैं, बातें तो हर एक के जहन में मौजूद हैं, उन्हें लफ्जों में मुंतकल करना और शेर के काबिल में ढालना ही शायर का कमाल है। फिर वो अपनी बात को एक मिसाल के जरिए वाजे करता है। इस मिसाल का हमारे अदब में काफी चर्चा रहा है। कहता है माने और अल्फाज प्याले के मानंद मानिंद पानी तो एक ही है, प्याला बदलता रहता है, कहीं सोने का, कहीं चांदी का, कहीं सीप या कांच का, तो कहीं मिट्टी। इसी के साथ पानी की हैसियत बदलती रहती है, मतलब कि अल्फाज बहरहाल अहम है। रुक जाइए, दो बातें रुक जाइए। इब्न खल्दून की किताब का मुकद्दमा फ़ी तारीख़, इसको याद रख लीजिएगा। मुकद्दमा फ़ी तारीख़ यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ तारीख़ का मुकद्दमा लिखा है। मुकद्दमा फ़ी तारीख़ इब्न खल्दून की किताब का नाम है, ठीक है। या इसका उर्दू तर्जुमा कर दिया है तारीख़ के मुकद्दमे। किसी किताब है ये? इब्न खल्दून।
ابن خلدون کیا کہتا ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر کیا سوچنے کی تفکیر کیا ہے، جب تک آپ بات رکھیں گے نہیں کیسے کوئی سمجھے گا. جو لفظ ادا کریں گے انسان وہی سمجھے گا. تو کیا کہا، معنی کیا ہے، الفاظ کے پیچھے ہے، یعنی الفاظ ہی اظہار کا ذریعہ ہے. ایک بات. دوسری بات اس نے کیا کہا، معنی پانی کے مانند ہے. یہ بدل بدل کر پوچھتا ہے کہ معنی شہد کے مانند ہے، معنی شراب کے مانند ہے. معنی کیا کہا، معنی پانی کی مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے گا. یہ قول کس کا ہے، ابن خلدون کا ہے. پھر کیا، پانی تو ایک ہی ہے، پیالہ بدلتا رہتا ہے. کیا کہا، پانی تو ایک ہی ہے، پیالہ بدلتا رہتا ہے، کہیں سونے کا ہے، کہیں چاندی کا، کہیں سیپ یا کانچ کا. یہ بات کس نے کہی ہے، ابن خلدون. تھوڑا سا اور پڑھیے، چلیے کوئی اور پڑھیے، دوسرا کوئی پڑھیے جلدی سے. ہوں ہوں درست کرے، درست کرے. ہوں 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 اب دیکھیے، سن لیجیے پھر سے، سن لیجیے پھر سے. میں نے ابھی بھی یاد کرایا تھا، پھر یاد کرا رہا ہوں کہ اگر سوال یہ آ جائے کہ قدیم عربی شاعری کا اصل سرمایہ کس پر ہے، غزل پر ہے، نظم پر ہے، مثنوی پر، کس پر ہے، قصائد پر ہے. چلیے، چلیے آگے. ہوں 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 لافانی، لافانی بنا دیا. ہوں اس کی نظیر، اس کی نظیر مطلب مثال، اس کی نظیر عالمی ادب میں کم ہی ملے گی، یعنی اس کی مثال پوری دنیا کے ادب میں کم ملے گی. چلیے آگے. ہوں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب یہ سوال آ جائے گا، قدیم شعراء کی اصل توجہ کس کی طرف تھی، مائک بند کیجیے، معنی کی طرف تھی. یہ سوال بن سکتا ہے کہ معنی جان ہے تو الفاظ قالب، اور قالب بگڑا تو پھر جان کی خیر نہیں. مطلب یہ کہ وہ اسلوب کی طرف سے غافل نہ تھے. مائک بند کر لیجئے. لیکن نظر معنی پر ہی رہتی تھی اور کوشش یہ، ارے سرواری مائک بند کر لیجئے آپ، آگے آ جائیے. لیکن نظر معنی پر ہی رہتی اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ بات زیادہ واضح اور زیادہ پر اثر ہو جائے. دوسری بات یہ کہ صداقت عربوں کو بہت عزیز تھی. ابھی بتایا تھا تین چیز، صداقت، سادگی اور طریقہ اسلوب. یہ تین چیزیں ضروری تھی شاعری میں ان کے ہاں. وہ کوئی ایسی بات کہنا یا سننا پسند نہ کرتے تھے جو سچ سے دور ہو. تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے، ختم ہو جائے گا. کریں اہل عرب شعر کی اثر آفرینی سے اچھی طرح واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ ولولہ انگیز شاعری دلوں کو گرماتی ہے اور سینوں میں آگ لگا دیتی ہے. آج بھی جو بھڑکاؤ بیان دیتا ہے لوگ اس کو جو ہے کہ زیادہ کیا کرتے ہیں، لائک دیتے ہیں اور زیادہ کمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں آ جائیے، تھوڑا سا ایک صفحہ آگے بڑھائیے. دور جاہلی لکھا ہوگا، نیچے کیجیے، نیچے کیجیے، نیچے کیجیے، نیچے الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا. 64 نہیں، اور کیجیے نیچے ایک دو صفحہ. ادھر نہیں، ادھر نہیں، الٹا ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے.
एक सफ़ा और कीजिए नीचे, 63 में चले गए आप, 63 में आना है हम लोगों को। 61 हो गया। बस 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 यही सफ़ा, बस यही सफ़ा। दौरे जाहिली को देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग रात में पढ़ेंगे ईरान वाला। करेंगे दौरे जाहिली और आगाज़ इस्लाम के अरबी शायरी ख़त्त मुस्तकीम पर चलती रही, लेकिन दौरे अब्बासी तक पहुँचते पहुँचते बाज़ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। अभी बताया था उन्होंने कि दौरे जाहिली और इस्लाम तक सादगी थी और बाद में तसन्नु और बनावट आ गई, चूँकि यहाँ से बादशाहत का क़याम हो गया। दरबार वारी और उमरा के असर रसूख ने अरबियों की मसलहत अंदेश बना दिया। मसलहत अंदेश यानी हर बात में बहाना लगाना, इसको कहते हैं मसलहत। मसलहत क्लास तो आजकल बहुत चला हुआ है। अरब मुआशरे की बुनियादी सिफात सादगी और सदाकत की जगह तसन्नु और मौका परस्ती ने ले ली, तो शायरी का रंग भी बदल गया। उसलूब की अहमियत मौजू से बढ़ गई, शायरी सन्नाई और फिर सनअतगरी करार दी गई। हुस्न कारी की अहमियत का ज़्यादा एहसास हुआ। अदब के इफ़ादी पहलू की कोई ख़ास अहमियत न रह गई। पहले कहा जाता था कि बेहतरीन शेर हुआ है जो सच और सिर्फ सच हो। कदीम शायरी में, कदीम अरबी शायरी में क्या कहा जाता था? हो सकता सवाल आ जाए। कदीम अरबी शायरी में या इस्लाम से पहले या ज़माने इस्लाम में शेर, सबसे अच्छा शेर किसको माना जाता था? तो सबसे ज़्यादा सच पर मबनी हो, क्योंकि ये बात इब्न रशीद ने भी कही है, सबसे अच्छा शेर क्या है? तो सबसे ज़्यादा सच पर मबनी हो। अब बेहतरीन शेर उसे कहा जाने लगा तो सबसे ज़्यादा झूठ। ये बात किसने कही है? क़ुदमा इब्न जाफ़र ने, झूठ वाली बात। हाँ, मतलब ये कि अदब व शेर में शिद्दत व मुबालगे की अहमियत का एतराफ़ हुआ। खुलासा कलाम ये कि अदब को परखने के लिए जो पैमाने मुक़र्रर हुए थे, मानी, बयान, बदी, उरूज और इल्म काफ़िया, तो ये अरबी है। और इसके अलावा मैं फिर से आपको बता दूं कि आपके पास अगर गाइड हो तो थोड़ा वहाँ से देख लीजिए ताकि